गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी का थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमारे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से बनते हैं। पहले दो क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। पहले तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी था, वो मैंने उसको डिफाइन किया, उस डेफिनेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरा था हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ, वो था सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली आप लोग उसको अच्छे से रट ले या अच्छे से याद कर ले, मगअप कर ले, उसको कंठस्थ कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आंसर क्या था? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ और आवर इकोसिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन क्या आपके बनते हैं? फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या सिंपली आपसे पूछ देगा। तो फुल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपके हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हमारे मन में आएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन से, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें तो अच्छे से पता है कि बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बट एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो वैसे उठ के आएंगे। सेकेंड ऑप्शन, ये आपके करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शंस में आपके रहेंगे बायोकेमिकल डाइवर्सिटी, थर्ड में रहेंगे बोटानिकल डाइवर्सिटी, फोर्थ में रहेंगे बायोजियोडाइवर्सिटी, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस दे करके एग्जाम्स में आपके जो पेपर आएंगे एग्जाम्स के, इस तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपके राइट आंसर क्या रहेंगे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप बताइए ये सारे नाम कितने कॉमन साउंड करते हैं? अगर इस तरह से एग्जाम्स में आपके पेपर में रहेंगे तो ऑब्वियसली हम और आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको बार बार रिविजन करना होगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, तो फिर ये सब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे ही आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली आपके माइंड के साइड में चलेगा, बायोडाइवर्सिटी आते ही दिमाग में जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर, यू हैव टू गो विद दिस। सेकेंड है हमारा नॉमेनक्लेचर। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा लिविंग वर्ल्ड में वो है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेन का मतलब क्या हुआ बाबू? नॉमेन का मतलब हुआ नेमिंग, क्लेचर इज सिस्टम। अगर दोनों को कंबाइन करें, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? दोनों को कंबाइन करें तो दोनों का मतलब हुआ नेमिंग सिस्टम। मतलब वैसा सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नामकरण करते हैं, हिंदी में हम क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर को नामकरण, किसी को भी नाम देना। अब आप बताइए कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हमारे लिविंग सिस्टम में, जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, बर्ड्स हुए, उसमें भी हमने स्पेसिफाई किया कि ये डॉग हुआ, ये कैट हुआ, ये हॉर्स हुआ। नेमिंग क्यों दे रहे हैं? नेमिंग इसलिए दे रहे हैं सो दैट हम उस ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पहचान सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज दैट हमारे ही घर में हम अगर भाई बहन है, सपोज दैट 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारा नेमिंग ना करे और उनको कभी बुलाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रश्मि है, अगर मेरे घर में मेरे मदर फादर या मेरे हस्बैंड किन्हीं को मुझे बुलाना है तो वो मेरे नाम से बुलाएंगे, रश्मि। सपोज दैट हम अभी इस रूम में है और सेकंड रूम में चले जाए और किसी को मेरे को बुलाना है तो वो मेरे नाम से ही कॉल करेंगे ना, रश्मि वेयर आर यू, या रश्मि कहाँ हो, सिंपल रश्मि नेम लेंगे वो। और अगर मेरा नाम ही ना रहे, हम अनामिका रहे, सपोज दैट मेरा नाम ही ना रहे, देन क्या होगा? आपको सुनो सुनो, तो घर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मेंबर होते हैं, टोटल 4-5 मेंबर्स हो सकते हैं, मोर देन दैट भी हो सकता है ना।
तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसको बुलाया जा रहा है। चार तरफ से चार लोग आकर के पूछेंगे मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, इस तरह से पूरे फैमिलीज में लोग आ आकर के पूछेंगे। तो आप समझे सबसे पहला चीज क्या हुआ, इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया। पहला क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को अगर हम नाम ना दे तो क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन। क्या क्रिएट होगा, कमोशंस, कंफ्यूजन। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देन हमारा क्या हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने कहा कि नेमिंग सिस्टम होना चाहिए, हमें ऑर्गेनिजम्स को नाम देना चाहिए सो दैट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक ही नाम से जाने जाए, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल भाषा है उसमें तो हम लोग कुत्ता बोलते हैं डॉग को, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, तो वो लोग डॉग को नाई बोलते हैं। और हमारे यहाँ नाई किसको बोलते हैं आप, जो बाल काटते हैं, जो हेयर कटिंग करते हैं, उसे, जो सैलून में वर्क करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नाई। तो आप बताइए हमारे ही कंट्री में दो अलग कल्चर में हम चले जाते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तो डॉग को वहां पर नाई से डिनोट करते हैं और हमारे यहाँ नाई का मतलब होता है जो हेयर कटिंग्स करते हैं। तो ये अपने में कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम बनाना है, एक ग्लोबल नेमिंग सिस्टम बनाना है, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो थ्रू आउट वर्ल्ड में, थ्रू आउट यूनिवर्स में एक नाम से जाना जाए। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि चाहे जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो लोग जहाँ पे भी रहे, अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं आपको उड़हुल की, तो उसको इंग्लिश में हम हिबिस्कस बोलते हैं, बोटानिकल नेम भी उसका हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है। तो अगर हम अमेरिका भी चले गए, अगर हम यूरोप भी चले गए, अगर हम सऊदी अरब भी चले गए, कहीं भी चले गए, तो जो उड़हुल हुआ उसका जो बोटानिकल नेम है, जो उसको नेमिंग दिया गया हिबिस्कस, वो कहीं पे भी चेंज नहीं करेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सेम रहने वाला है। तो जो हमारा नेमिंग सिस्टम हुआ, नॉमेनक्लेचर हुआ, वो हमने क्यों किया, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम रहे, जिससे हमारे लिए सुविधा क्रिएट हो, जिससे हम अगर जिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो उसकी पिक्चर क्लियर हो कि हम इस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। आई होप नॉमेनक्लेचर समझ गए आप लोग। इस क्या डेफिनेशन है नॉमेनक्लेचर का, द प्रोसेस ऑफ naming an organism is called nomenclature. नॉमेनक्लेचर को हिंदी में नामकरण बोलते हैं। हमारा आपका सबका नाम है, अगर नाम ना रहे तो घर में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे कोई आपको संबोधित करेगा, कैसे आपको कोई एड्रेस करेगा, वो ही क्लियर नहीं हो पाएगा, वो क्लैरिटी ही नहीं आ पाएगी। इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे आपको, nomenclature refers to, this is the right answer, the process of naming an organism. Naming an organism is called nomenclature. आप लोग नोट डाउन करें। अब आपको एग्जाम्स में कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, यहाँ पे रहेगा द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। तो चार ऑप्शंस रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन या तो आपको ऑल ऑफ द अबव रहेगा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से सारे या इनमें से कोई नहीं। और ऐसे अब आप बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे अगर कर दे द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, अगर जिसे क्लैरिटी ही ना हो कि नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ नेमिंग, तो वो कंफ्यूज कर सकता है ना। इसी वजह से हमें एक एक वर्ड को काफी अच्छे से पढ़ना होगा। ये हुआ हमारा नॉमेनक्लेचर का, काइंडली नोट डाउन कर लीजिए।
अब जो हमारा नेक्स्ट हुआ टॉपिक दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, इसका डेफिनेशन क्या हुआ? The process of recognizing an organism on its basis of characteristics is called identification. आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? पहचानना, किसी भी चीज को पहचानना। पहचानना क्यों जरूरी है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कोई नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैट को कैट ही क्यों बोलते हैं, डॉग क्यों नहीं बोलते? हम डॉग को डॉग ही क्यों बोलते हैं, हॉर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने कुछ ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स ही क्यों बोलते हैं, वेल्स क्यों नहीं बोलते या फिश क्यों नहीं बोलते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ कैरेक्टर्स देखा। हमने क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? आपको सबसे इवॉल्व एनिमल्स होते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके पास हेयर्स होते हैं उनके स्किन्स में, उनके पास 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हमने देखा। अगर बिल्ली और हमारे बीच में कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस होगा? वो 4 पांव पे चलती है, हम 2 पांव पर चलते हैं। तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हमारे बोलने का तरीका अलग है, उनके बोलने का, कम्युनिकेट करने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे हमने कैरेक्टराइज किया कि अगर डॉग होंगे तो उनके स्किन पे काफी हेयर्स होंगे, बड़े बड़े ईयर्स होंगे, वो भौंकते होंगे। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर हमने डिफाइन किया कि ये इनके कैरेक्टर्स है। तो फिर कैरेक्टर्स जैसे ही हमने डिफाइन किया तो फिर उस ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करने में काफी इजीली हमने उसको नेम कर पाया। हमें उसकी नेमिंग में किसी भी तरह का कोई भी क्लमजीनेस नहीं हो या फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आई आपको। तो आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये जो प्रोसेस है हमारा कि किसी ऑर्गेनिजम्स को हम नेमिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए जब नामकरण कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनिजम्स को पहचानना जरूरी है ना आपको कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसके पास क्या क्या कैरेक्टर्स है। उसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज है क्या। आई होप आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही सवाल आएंगे, आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू, या व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन? तो आपका आंसर रहेगा ये, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, पहचान रहे उस चीज को, एन ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे चेंज कर देगा, द प्रोसेस ऑफ, आपको इस तरह से क्वेश्चंस घुमा दिए जाएंगे, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। इस तरह से समथिंग कुछ कुछ चीज आपको करके इस तरह से आपको भ्रमित करने का कोशिश किया जाएगा, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। देन आपसे इस तरह से पूछ देगा, सिंपली पूछ देगा, द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से करके कुछ भी क्वेश्चंस आपसे वो क्रिएट कर सकता है। बट आपको क्या, किसकी पॉइंट को सर्च करना है आइडेंटिफिकेशन में? पहला है रिकॉग्निशन एंड द सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्गेनिजम्स। आई होप आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट हुआ ICBN हुआ एंड ICZN हुआ। ये 2 छोटे टॉपिक है लेकिन ये एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछे क्वेश्चन है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं हॉटस्पॉट, मतलब सबसे ज्यादा ये आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। ICBN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ ICBN का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम पहले इसे समझते हैं कि ICBN किसे कहते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ प्रोसेस निकाला कि जो ऑर्गेनिजम्स है जिनका हमें नेमिंग करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की नेमिंग कर रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर, प्लांट्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम प्लांट्स की नेमिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक उड़हुल के फूल को हमने हिबिस्कस नाम दिया, उसी तरह उसको उड़हुल बोल रहे हैं, दूसरे को मैरीगोल्ड बोल रहे हैं, तो आखिर किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हुए, कुछ उसके प्रोसेस हुए, प्रोसीजर हुए, जिसके आधार पर हमने उनको इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर डाला। कहने का मतलब ये जब भी होगा, जो भी साइंटिफिक प्रोसेस और प्रिंसिपल्स आएंगे वो हमारे प्लांट्स के लिए आएंगे, और सिमिलरली ICZN हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये हमारे एनिमल्स के लिए साइंटिफिकली हम एनिमल्स को जो नाम दे रहे हैं हमारे, जैसे कि लायन हुआ, लायन का क्या साइंटिफिक नेम हुआ? पैंथेरा लियो। उसी तरह से टाइगर हुआ, पैंथेरा टाइग्रिस। ये नाम हमने किस आधार पर दिया? जो हमारे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हुए, साइंटिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए, कुछ प्रोसीजर डिसाइड किए, उस आधार पर हमने एनिमल्स की नेमिंग इस क्राइटेरिया के अंदर किया। जिस एनिमल्स की नेमिंग किस क्राइटेरिया के अंदर किया? ICZN, फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, फुल फॉर्म ऑफ ICBN। फुल फॉर्म ऑफ ICBN, फुल फॉर्म ऑफ ICZN। तो फुल फॉर्म ऑफ ICBN का राइट आंसर क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। काइंडली स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आपका दूसरा ऑप्शन मिलेगा जो एग्जाम्स के पेपर में, दूसरा ऑप्शन रहेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। यहीं पे हम लोग आधे से ज्यादा लोग फंसते हैं, दिमाग में हमारा चलने लगता है कि फॉर था या ऑफ था, क्या था, फॉर था ऑफ था, इस तरह से हम लोग खुद ही सोचने लगते हैं और अल्टीमेटली फिर हम रॉन्ग आंसर को टिक करके आ जाते हैं। तो दिमाग में बिठा लीजिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब आप कहेंगे कि मैम फिर ICZN कैसे याद रखें हम लोग, यहाँ तो इंटरनेशनल कोड ऑफ है, तो यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज कैसे करेगा? एग्जाम्स की जो पेपर सेट होंगे वहां पे आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा, या फिर आपके लिए क्वेश्चंस को टफ कैसे बनाया जाएगा? वहां पे आपको कर दिया जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, यहाँ पे ऑफ की जगह फॉर लिख दिया जाएगा। आप फिर सोचने लगेंगे ऑफ था कि फॉर था, फिर आपके दिमाग में आएगा कि अरे बोटैनिकल में तो फॉर था, तो लगता है इसमें भी फॉर होगा, और आप गड़बड़ी करके इसमें भी आप फॉर कर दीजिएगा, तो आप वहीं पे गलत हो जाइएगा। आपको क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां आप फंस सकते हैं, तो सिर्फ एक को याद करें, दूसरे को छोड़ दें, और दिमाग में रखें कि उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरे में था। आपको दोनों को याद नहीं करना है, दोनों को याद करेंगे तो एग्जाम्स में गड़बड़ी होगा और कभी भी आप राइट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप खुद में कंफ्यूज कर जाएंगे, डिलेमा में चले जाएंगे। तो आप सिर्फ एक को याद करिए, जूलॉजी वाले स्टूडेंट है तो इसको याद कर लो, बॉटनी वाले स्टूडेंट है तो इसको याद कर लो, जिसको भी याद करना है किसी एक को करना है। अगर हमने याद किया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, दिमाग में साइमल्टेनियसली रखना है कि अगर ICZN पूछेगा तो वहां पे फॉर नहीं आएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा, तो इसका जस्ट ऑपोजिट ऑफ रहेगा। आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को। तो एग्जाम में आपको इसका फुल फॉर्म में ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, कहीं पे आपको ऑफ दे देगा, कहीं पे आपको टू दे देगा, कहीं पे आपको बोटैनिकल की जगह बायोलॉजिकल दे देगा, इस तरह से दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर,
ICZN का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। एक हमारा थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक बच गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अर्नस्ट मेयर का मैंने नाम लिखा है, इसलिए लिखा है, जो अर्नस्ट मेयर थे ये साइंटिस्ट जर्मनी के थे। इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। इनको ट्रिपल क्राउन का विजेता भी बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन का। लेकिन क्वेश्चन आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ट्रिपल क्राउन इनको क्यों बोला जाता है? ये जो साइंटिस्ट थे ना, इनका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, या जो हम स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहा है। इससे सवाल आपको मे भी पूछ सकता है। साइंटिस्ट से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वैसा प्रोमिनेंट क्वेश्चंस नहीं दिखता है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है, तो यू हैव टू रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन। स्किप कुछ नहीं करना है। ये सिंपल आपसे पूछ देगा क्या, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? तो राइट आंसर क्या है? अर्नस्ट मेयर। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज क्या करेगा? एक आंसर तो जरूर रहेगा। डार्विन का नाम तो जरूर रहेगा। डार्विन का नाम इसलिए रहेगा क्योंकि आप, ताकि हम और आप डिलेमा में जा सके कि अरे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कह रहा है तो मतलब डार्विन ही तो नहीं है कहीं, लेकिन डार्विन नहीं होगा आपको, राइट। और भी अदर साइंटिस्ट का नाम आपको दे देगा, अलेक्जेंडर दे देगा, अदर आपको मेंडल दे देगा, कुछ भी दिया जा सकता है, बट द राइट आंसर इज अर्नस्ट मेयर, हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने क्या कहा? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के क्षेत्र में, स्पीसीज के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। इनको ट्रिपल क्राउन का विजेता भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने 3 प्राइजेस जीता है आपको, जैसे कि बाल्जन प्राइज को जीता है इन्होंने, इंटरनेशनल प्राइज को जीता है, क्रेफोर्ड प्राइज को जीता है। ये सब आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जानना है। अगर आपको सवाल आएगा इससे, अर्नस्ट मेयर से, तो यही सवाल आएगा, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आई होप आज की क्लास पे आप लोगों ने समझा, लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी को समझा, एंड देन आपने अर्नस्ट मेयर के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, नॉमेनक्लेचर को समझा, आइडेंटिफिकेशन को समझा, फुल फॉर्म ऑफ ICBN, फुल फॉर्म ऑफ ICZN। आज का जो हमारा क्लास है यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, जो भी आपको आगे जो पढ़ाना होगा उसको मैं आगे प्रोसीड करूंगी। थैंक यू।